नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने डीडीएमए की रोक के बावजूद छठ पर्व मनाने का ऐलान कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि छठ पूजा के लिए घाट बनाने से भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने यमुना घाटों पर छठ पूजा पर प्रतिबंध के बावजूद पर्व मनाने का ऐलान किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार को प्रतिबंध जहरीले झाग पर लगाना था, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध छठ पूजा पर लगा दिया। दिल्ली बीजेपी आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में शाम को छठ पर्व मनाने का ऐलान किया। इससे पहले बीजेपी ने यमुना में प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, जब भी उनसे यमुना में प्रदूषण के बारे में पूछा जाता है तो केजरीवाल इसके लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन डीपीसीबी के अनुसार जब यमुना हरियाणा से पल्ला में दिल्ली में प्रवेश करती है तो बीओडी स्तर 2 होता है और जब यमुना दिल्ली छोड़ती है तो इसका बीओडी स्तर 50 के आसपास हो जाता है। ये पानी कृषि के लिए भी उपयोगी नहीं है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 2 दिनों से चर्चा हो रही है कि जहां जहां अस्थायी घाट बनाए जा रहे हैं वहां बीजेपी ने छठ घाट बनने से रोका है। अब द्वारका से विधायक मिश्रा के खिलाफ बीजेपी शासित नगर निगम ने छठ के लिए पौंड बनाने पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी हर साल छठ का विरोध करती है। तो दिल्ली में छठ पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि यमुना के हालात देखकर अब सभी राजनीतिक दलों को इसकी सफाई की याद आ गई है। लगातार केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे यमुना की सफाई कराने में असफल रहे हैं। छठ पर सियासत इस समय जबरदस्त हो रही है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने डीडीएमए की रोक के बावजूद छठ पर्व मनाने का ऐलान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने छठ पूजा के लिए घाट बनाने से उन्हें रोका। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस बीच बताया जा रहा है कि सफाई के लिए 15 नाव इस समय यमुना में उतारी गई हैं। दिल्ली में छठ पूजा और यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर राजनीतिक संग्राम जारी है। बढ़ते प्रदूषण के चलते यमुना नदी में बड़ी मात्रा में झाग जमा हुआ है। इस बीच दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी यानी कि डीपीसीसी ने यमुना से झाग हटाने के लिए 15 नाव लगाई है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 2-2 नाव के बीच रस्सी बांधकर झाग को हटाने का काम शुरू किया जाए। छठ के महापर्व पर यमुना की लहरों पर जहरीले केमिकल और झाग की तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली सरकार पर यमुना की सफाई के दावों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है। उधर बीजेपी ने इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच बीजेपी ने जल शक्ति मंत्रालय के एक पुराने पत्र को जारी किया। यह पत्र केजरीवाल को लिखा गया था। इस पत्र के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली को यमुना की सफाई के लिए 2419 करोड़ रुपए जारी किए थे। बीजेपी का कहना है कि सफाई की बात तो छोड़िए, यमुना पहले से भी ज्यादा गंदी हो गई है। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 4 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी से आकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और फोन लाइन पर पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। आकाश मिश्रा जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। बड़े बड़े दावे किए थे केजरीवाल ने यमुना की सफाई को लेकर और इस बार छठ पर आपकी तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब आप चाहे उत्तर प्रदेश पर ठीकरा फोड़ लें, चाहे हरियाणा पर फोड़ लें, लेकिन वादे आपने किए थे यमुना की सफाई को लेकर, उनकी पोल खुल गई है।
आकाश जी दे रही, उनकी पोल खुल गई है, तो आप एक स्टेटमेंट और दे दीजिए कि कोरोना का खतरा खत्म हो चुका है, अब कोरोना आने वाला नहीं है। अगर आप ये स्टेटमेंट भी साथ में दे दीजिए तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हो जाऊंगा। ठीक है, मैं दे देती हूँ, आप अपनी बात पूरी करें, उससे पहले मैं दे देती हूँ कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है, तभी अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर जगह जगह जनसभा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का खतरा कम हो गया है और खत्म हो गया है। अब बताएं। जनसभा की तो मैं बात अभी आपको बता देता हूँ। आपने मुझे स्टेटमेंट देने के लिए कहा, वो मैंने दे दिया, अब आप अपनी बात जारी रखिए, बताएं। अरे सुन लीजिए, आप मत बहस करिए, बीजेपी की प्रवक्ता को बहस करने दीजिए। कह दीजिए ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लग रही हूँ, आप तो शुरुआत में ही बोल दिए ये बात। जो सच है वो बोल रहा हूँ आपसे, आप सुनिए इसको। जब दूसरी लहर आई थी कोरोना की, तो मार्च में 12,000 केस थे पूरे हिंदुस्तान में, और अप्रैल में माननीय मोदी जी वेस्ट बंगाल में जाके जो है सभा कर रहे थे। ठीक है, तो वो सब चीजें ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि अगर यमुना में एक भी आदमी संक्रमित हुआ, क्योंकि पूजा में पानी में उतरना होता है, अगर एक भी आदमी संक्रमित हुआ तो वहां पर कितना क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात का। इसलिए छोटे छोटे घाट शहरों में बनाने के लिए माननीय केजरीवाल जी ने कहा था, इसमें भी बीजेपी वालों ने विरोध किया और कई लोगों के खिलाफ FIR लिखवाने का काम किया। तो ये तो समझना होगा ना मेरे कि अगर महामारी से हमको बचना है तो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से चलना होगा। पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने भी क्या नहीं किया, हम लोगों ने छठ पूजा के लिए, जब ये महामारी नहीं थी उसके पहले सारी कोशिशें करते थे कि छठ पूजा अच्छे से हो जाए, लेकिन अब महामारी का टाइम है और अभी हम लोग इस ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां इतनी सारी मौतें हुई हैं, तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए। चलिए, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी, आपकी ये बात ठीक है कोरोना वाली, लेकिन मेरा सवाल ये था ही नहीं। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था यमुना को लेकर, जो दावे केजरीवाल ने किए थे सफाई करवाने को लेकर, क्या वो दावे आपके पूरे हुए? आप ये तो मानते हैं ना कि यमुना गंदी है, या फिर उसे भी इनकार कर देंगे? जो ये सफेद झाग इस समय यमुना पर तैर रहा है वो बर्फ की चादर है, ऐसा मान लें हम? लोग जुमलेबाज पार्टी नहीं है, जो सच्चाई है वो मानेंगे मैडम। और देखिए, यमुना में प्रदूषण है, इस बात को हम मानते हैं, और हमने जो कहा था बहुत सारे काम किए। आप देखिए ना, शिक्षा पे देखिए, चिकित्सा पे देखिए, ये भी करेंगे मैडम, थोड़ा समय चाहिए होता है। अच्छा। नमामि गंगा आया था, पूरे केंद्र की स्कीम थी, आप बताइए कहाँ कहाँ साफ हुई? आपको लगता है गंगा साफ है तो आप बताइए और हमको वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए। नमामि गंगा के बारे में आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, जब ये मुद्दा उठेगा तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। जब ये मुद्दा उठेगा तब इस पर चर्चा की जाएगी। मैं पूछूंगी राहुल आनंद जी से कि क्या किया आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, इतने करोड़ रुपए कहाँ लगाए आपने? जी बताएं राहुल आनंद जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और देश की तमाम जनता को लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो लोक आस्था का पर्व है, इस पे ये जो दिल्ली की जो सरकार है, खास करके ये प्रचार करने वाली सरकार है, ये केवल प्रचार करती है और ये भ्रामक बातें करती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आपने जब ओपनिंग कराया तो जो आपके जो प्रवक्ता हैं वो कोरोना पे चले गए, जबकि हमारा ये विषय ही नहीं है कि कोरोना क्या है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश की जनता ने देखा इस चीज को, और खास करके जो ये बार बार जो हिंदू बनने का जो ये प्रयास करते हैं, यही पे जाकर ये विफल होते हैं। ये दूसरों की आस्था को छोड़कर दूसरों की भावना के साथ खेलते हैं। देखिए, अभी मुझे बोलने दीजिए मिश्रा जी, फिर आप बोलिएगा। और जहां तक यमुना की बात है, यमुना को साफ करने का दायित्व आपका है। आपने इस चीज को प्रयास ही नहीं किया। आपने ये चीज जरूर कहा कि मैं घर घर जल पहुंचाऊंगा, और इतना जल आया कि घर के बाहर तक जलमग्न हो गई दिल्ली। तो ये सब कहने की बातें हैं। सरकार की अगर बात की जाए तो वो 0% पे काम कर रही है और ये फेल सरकार है। क्यों लग रहे हैं मुझे बताएं राहुल आनंद जी, ये क्यों कहा जा रहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गंदगी आ रही है यमुना में? हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं केजरीवाल? आपसे जवाब चाहूंगी मैं इसका, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छठ इस समय सियासी रंग में रंगी हुई है क्योंकि लगातार यमुना पर जंग जो है वो छिड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है और कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं आरोप है कि अरविंद केजरीवाल अपने वादों से मुकर गए। इसी मसले पर आज हम राष्ट्रधर्म में चर्चा कर रहे हैं। चारों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल आनंद जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रही है ये गंदगी, दिल्ली की गंदगी नहीं है ये। पल्लवी जी, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि 2014 के पहले हमारा देश हिंदुस्तान आंशिक रूप से हिंदुत्व पे काम करता था। 2014 के बाद ये सारे जितने लोग नेतागण हैं सारे हिंदू के रंग में रंगने लगे और उसी रंग में रंगते हुए जो केजरीवाल जी जो एक बात को कह रहे हैं कि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से ये गंदगी आती है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी कहाँ बनती है? आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से क्यों दूर हटे हैं? आपने तो कभी किया भी नहीं और ना आगे कभी करेंगे। मैं ये चीज को विश्वास दिलाना चाहता हूं समस्त देश की जनता को कि आप अगर स्वयं फ्लॉप करते हैं तो इसका ठिकाना दूसरे पे फोड़ते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो केजरीवाल की राजनीति को अगर आप प्रारंभिक रूप से अगर उठाएंगी तो उसमें देखा होगा कि आरोप और प्रत्यारोप की बातें चली हैं। ये वही केजरीवाल जी की सरकार थी जो कभी कहा करती थी कि हमें देश के पैसे को खर्च करने में तकलीफें होती है, और आज देखिए कि वो दिल्ली को वाईफाई देने के लिए दिल्ली के हर बस स्टैंड पे हर जगह अपने कामों का बखान कर रही है, लेकिन जो यमुना है उसको साफ करने में वो 2 कदम पीछे ही रही है, हर वक्त रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो कहीं भी नदी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ऐसी कौन सी नदी है जो ऊपर की तरफ बहती है? उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले। जो बातें वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बस अपनी नैतिक जिम्मेदारी से वो पीछे हट रहे हैं और कुछ नहीं। क्या उन्होंने कोई ऐसा लॉ पास किया जिसमें जो गंदगी है उसको पहले ही उनको छान लिया जाए, उसके बाद यमुना नदी में बहाया जाए? कुछ नहीं। जब ये लोक आस्था का महापर्व आता है उस समय ये बातें की जाती है और जो वहां की राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को कहती है और केंद्र सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती है। तभी हमने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट शुरू किया है और उस प्रोजेक्ट के तहत हम काम भी कर रहे हैं, बहुत जगह हमें परिणाम भी मिल रहे हैं। जी चलिए, नमामि गंगे के बारे में उन्होंने सवाल किया था कि क्या आपको परिणाम मिल रहे हैं। उनको जरा फोटोज भेज दीजिएगा, वीडियो भेज दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा आंकड़ों के हिसाब से कि क्या आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट सफल रहा है। चलिए, बाकी मेहमानों का भी एक बार रुक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। राहुल आनंद जी बताएं। नीतीश जी, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। अगर हम दिल्ली की यमुना के बारे में बात करें तो आप क्या वजह मानते हैं, क्यों यमुना की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है? देखिए, मैं आदरणीय जो हमारे थे प्रवक्ता उनका मैं सुन रहा था। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी राज्य को दोष नहीं दे सकते हैं। यमुना जब से दिल्ली सिविलाइजेशन बढ़ना शुरू किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, यमुना हमारी जो है वो कंटामिनेटेड होती गई, पोल्यूटेड होती गई। इसमें किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं। कोई भी सरकार आए, ये यमुना उनके लिए हमेशा एक सरदर्द बना रहेगा। क्योंकि यमुना क्यों हो रही है, यमुना क्यों पोल्यूटेड हो रही है, हम लोग अब सब जानते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं यमुना के किनारे, जिनको पानी भी चाहिए इस्तेमाल, उसी पानी को इस्तेमाल करके वापस वो यमुना में बहा देते हैं। ये हम लोग सब कोई जिम्मेवार है। तो इसमें केवल हम लोग बैठ के डिस्कशन करने से नहीं होगा। इसमें है कि जैसे अभी यमुना की स्थिति देख रहे हैं, अगर हम लास्ट ईयर तुलना करें जब लॉकडाउन था पूरा देश, तो यही यमुना काफी साफ हो गई थी। तो इसके साफ इंडिकेशन है कि हम मनुष्य ही, जो हम लोग जो आदमी है, सिविलाइजेशन है, दिल्ली आसपास है यमुना किनारे, हम ही इसको जो है प्रदूषित करने के लिए जिम्मेवार है। तो मुझे लगता है कि सरकार, आम लोगों, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और बड़े बड़े जो लैब हैं उनके साथ मिलकर गंभीर विचार विमर्श करके इसको दूर करना होगा। क्योंकि जब तक कचरा गिरता रहेगा यमुना में, कोई भी सरकार रहेगी, ये हमेशा सरदर्द बना रहेगा। ये केवल तो नीतीश जी, ये बात तो आप मान रहे हैं ना कि सरकार और प्रशासन चाहे तो इस समस्या का समाधान निकाल सकती है, ऐसा तो नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है? नहीं, बिल्कुल। जब लंदन का रिवर थेम्स पोल्यूशन से दूर हो सकता है तो यमुना गंगा क्यों नहीं हो? लेकिन सर, आपकी बात से सहमत हूँ,
लेकिन लंदन में आप ये समझ लीजिए कि जो हम लोग क्या करते हैं, विसर्जन का जो सामान होता है वो नदी में फेंक देते हैं। आप लंदन के अगर थेम्स में फेंकेंगे तो तुरंत पकड़ लिए जाएंगे आप। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक सख्त नियम, जैसे आपका साबरमती में था कि लोगों ने अलग से एक बना दिया, जो हम लोग देखने गए थे, उसका रिवर पोल्यूशन, जो नदी का जो नदियों का विसर्जन करते हैं उसका अलग से बना हुआ, नदी में नहीं विसर्जन करना है। जी बिल्कुल, हमारे ये बहुत जगहों पे हो रहा है कि उसमें सख्त नियम लागू करना होगा, क्योंकि हम लोग जो नदी को माता समझ लेते हैं ना, ये गलत करते हैं। नदी को नदी रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग नदी को माता समझ लेते फिर हम सोचते हैं कि सारी गंदगी वो हमारा ले जाएगी उठा के। ये मनुष्य को, हम लोग को समझना होगा कि नदी को पोल्यूशन से बचाना है। ये प्रशासनिक, आम आदमी, सरकार, सबको मिलकर काम करना होगा। बहुत सारी नदियां जो है पोल्यूशन से फ्री हुई है विश्व में, भारत में भी सख्ती चाहिए, थोड़ा तो सख्ती करना होगा, क्योंकि जैसे कोविड में ऑक्सीजन की कमी का लोगों ने सामना किया और ऑक्सीजन की कीमत लोग को अब समझ लेना होगा। उसी तरह आने वाले समय में, क्योंकि जो पानी है ये हम किसी प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, ये प्रकृति से ही मिलेगी, और इसको अगर हम प्रदूषित करते रहेंगे तो आने वाले समय में पानी भी विशेष, जिसको कहते हैं ना स्वच्छ पेयजल, वो नहीं मिलेगा और पानी भी नहीं मिलेगा। इसकी गंभीरता को अब समझना होगा। यमुना का इसलिए, दामोदर, गंगा, बहुत सारी नदियां हैं जो पोल्यूट हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी, जो आग वगैरह देख रही है ना, वो पानी में अगर ऑक्सीजन लेवल अभी नापा जाए तो काफी कम होगा, हेवी मेटल्स काफी होंगे, हार्डनेस काफी होगा। इसलिए ये सब चीज को जानना होगा। इंडस्ट्रीज को भी ध्यान देना होगा जहाँ से कचरे आ रहे हैं। तो जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, लोगों में जागरूकता नहीं लाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर, अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं यमुना की, और फिर भी उसके बावजूद वहां लोग गए हैं छठ मनाने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए, अब वो उसी गंदे पानी से नहा रहे हैं। बाद में ये तो साफ तौर पर अब लग रहा है कि जब ये पर्व खत्म होगा तो कहीं ना कहीं त्वचा संबंधी रोग उनको हो ही जाएंगे। बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं फोटो देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये बर्फ जैसा नदी दिख रहा है, स्नोफॉल जैसा दिख रहा है। तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा भारी प्रदूषण का इंडिकेशन है। और जो लोग बीच में नहा रहे हैं वो खतरे से खेल रहे हैं, क्योंकि चर्म रोग ही नहीं, अगर पानी शरीर के भीतर जाता है तो कई तरह की बीमारियां उतरेंगी, आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगी, चाहे किडनी हो चाहे लिवर हो। तो इस चीज को गंभीरता से समझना होगा। ठीक है राहुल लाल जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, मैं पूरा डायरेक्ट शुरुआत से एक शब्द सुन रहा हूँ। चलिए सर, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली की जो ये स्थिति है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर हो या फिर पानी के प्रदूषण को लेकर हो, पहली बात तो ये कि यमुना की जो ये तस्वीरें हैं वो कोई पहली बार नहीं आई हैं, लगातार इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन अब इतना हल्ला क्यों मच रहा है? क्या छठ को लेकर ये हल्ला मच रहा है? क्या कोई वोट बैंक साधने की कोशिश यहाँ तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं? ये हम आपसे समझना चाहेंगे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल लाल जी का रुख कर लेते हैं। सर, मैं ब्रेक पर जाने से पहले पूछ रही थी कि छठ आने पर ही सबको यमुना की याद क्यों आ रही है? एक वोट बैंक को साधने की कोशिश है या वाकई में यमुना की चिंता अब सबको सता रही है? राहुल लाल जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? एक बार फिर से राहुल जी से संपर्क साधने की कोशिश कर लेते हैं। उनकी फोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। फोन लाइन एक बार उनकी दोबारा पैच करवा लेते हैं। तब तक हम आपको सुनाते हैं कि जो हालत है इस समय यमुना की, उस पर तमाम जो राजनेता हैं उनका क्या कुछ कहना है और किस तरह की सियासत इस समय दिल्ली में हो रही है। अभी जहां घाट पे भी छठ हो रहे हैं तो वहाँ कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही हो रहे हैं ना। एक आखिरी सवाल, क्या परमिशन लेने के लिए संघर्ष किया आप लोगों ने? ये उसको निकालो बेटा, वो गंदगी निकालो। किया? और अगर ये जो आज आप लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती अंदर आए हैं, आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्या इसकी अनुमति जो एक देखो से अनुमति होती है, ये लेने के लिए प्रयास किया गया आप लोगों की तरफ से? हाँ, लगातार किया गया। हम सभी ने लगातार प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाए, कहे, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर हमने प्रतिबंध हमने तोड़ा, लेकिन उनको जो कुचलना था, आस्था को कुचल दिए। वरना यहाँ लाखों लोग छठ घाट के किनारे होते, आज वो अपने घरों में बैठकर रो रहे हैं। इस वक्त राजनीति नहीं, इस वक्त सब लोग एक साथ मिलके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, सब लोग मिलके छठ पर्व मनाइए। ये वक्त राजनीति का और तू मैं का नहीं है। और मैं सब लोगों की सुख की कामना करता हूँ, सब विरोधियों के भी सुख की कामना करता हूँ, उनकी सबकी खुशी की और
स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। डेंगू का केसेस बहुत बढ़ रहा है सर, डेंगू का केसेस उसके ऊपर उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि और हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे मौसम बदल रहा है डेंगू के केसेस अब काफी कम हो जाएंगे, डेंगू के केसेस कंट्रोल हो जाएंगे। यमुना घाट पे छठ करने की मनाही थी, लेकिन प्रवेश शर्मा ITO घाट पर पहुंचे और वहां पर मनोज तिवारी भी पहुंचे। मेरा बस एक ही कहना है, क्योंकि ये छठ का त्योहार है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी राजनीति ना करे, चाहे हमारी पार्टी वाला है चाहे उनकी पार्टी वाले, कोई भी पार्टी का व्यक्ति राजनीति ना करे, सब लोग खुशी खुशी छठ पर्व मनाएं। शर्म आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 7 साल से आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक तरह से ये कहें यूटर्न वाला जो मुख्यमंत्री है, हम बार बार बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मैं आपको बयान सुनाता हूं, ये मैंने नहीं कहा। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने 5 साल का समय मांगा था। मैं उन्हीं के बयान आपके चैनल ANI के द्वारा ही रिपोर्टिंग की गई थी। फिर 2015 नवंबर में बोलते हैं, 2019 में बोलते हैं, फिर 2020 में समय मांगते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अरविंद खुद बोल रहे हैं। लोगों को आश्वस्त करते हैं कि मैं यमुना स्वच्छ करूंगा, गोता लगवाऊंगा। किस तरह से छठ पे गोते लगे हैं प्रदूषित पानी में, खुद का परिवारों के साथ शेयर कराऊंगा, ब्यूटिफिकेशन करूंगा, वहां पे नाव चलाऊंगा, मैं भी नहाऊंगा, पानी पीऊंगा, सबको लेकर के आऊंगा। आज इस तरह से कहना कि यूपी इरिगेशन का मामला है, कहीं ना कहीं फिर से उनका एक चरित्र उजागर हुआ है, जो अरविंद की जो पुरानी स्टाइल है, अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ना। लेकिन ये सबूत है इस बात का, ये अरविंद का बयान है, ये 15 में बयान दे रहे हैं। ये इस तरह से उनके 21 तक के बयान है। 2015 में 5 साल मांगते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट अरविंद जाएंगे क्या यमुना के तट पे? यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। ये 2015 नवंबर में बोल रहे, नवंबर महीने में। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। आप बताएं कितने लोगों को वहाँ पे गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं? वो हमारी ये यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। 2015 में तय साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। 2019 में फिर बयान दे रहे हैं। प्लानिंग करिए यमुना नदी। अब बताएं क्या प्लानिंग करिए? आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? ये सच है अरविंद का जो मैं बता रहा हूँ आपको। यमुना जी का प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो, अभी जब छठ महापर्व यमुना जी में मनाने के लिए दिल्ली सरकार ने रोक लगाई, श्रद्धालुओं को आस्था पर बहुत ठेस पहुंची और लगातार दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी इस बारे में कई बार वो गलत और झूठ स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने यमुना जी के बारे में कहा है, दिल्ली के प्रदूषण के बारे में कहा है। तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार आप लोग चलाकर दिखाइए। तो दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासी रार इस समय छिड़ी हुई है। हालांकि ये रार कहां जाकर खत्म होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी चर्चा जरूर इस मसले पर जारी है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक लेते हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। एक बार फिर से आकाश जी आपका ही रुख कर लेते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी ने कोई पत्र भी जारी किया है और इस पत्र के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को यमुना की सफाई के लिए 2419 करोड़ रुपए जारी किए थे। ऐसा कोई पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। अब वो पूछ रहे हैं कि ये पैसे कहाँ चले गए। आकाश जी। आकाश मिश्रा जी, आवाज मिल रही है सर आपको? आकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल आनंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है सर। बात यही है कि देखिए, पहली बार तो ये तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन अभी ही मनोज तिवारी को भी याद आ रहा है कि दिल्ली की यमुना बहुत ज्यादा गंदी है। इसके अलावा आदेश गुप्ता जी को भी आज प्रेस वार्ता करनी पड़ी दिल्ली की यमुना को लेकर। बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं तमाम राजनीतिक दल? देखिए पल्लवी जी, सबसे अहम बात जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, अगर वो नहीं लेंगे
तब हमें भी अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनता के बीच में उनकी बातों को रखना होता है। और बात पे अगर देखा जाए कि जब भी कोई अवसर आता है तो उस वक्त ही किसी चीजों की खोज होती है। खास करके अगर यमुना की बात कर ले तो यमुना आज ही नहीं पॉल्यूटेड हुई है, इसके पहले से भी पॉल्यूटेड थी, लेकिन इसको स्वच्छ करने का कभी बात ही नहीं किया गया। केवल ओछी मानसिकता की करने के लिए जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो इसके अवसर वो तलाशते रहे, जिसकी वजह से आज ये स्थिति आई है। और आपने देखा भी होगा कि हर वक्त वीडियो भी, बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हैं जिसको जाहिर की गई जिसमें केजरीवाल जी स्वयं माफी भी मांग लेते हैं, आरोप भी लगाते हैं और माफी भी मांग लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा गंभीरता से किसी बातों को नहीं लेते हैं। यही आज दिन है कि उनके भी लोग अगर सामने मौका दीजिए, जिस विषय पे बात करना है उस विषय से भटक कर कहीं और चले जाते हैं। और जिसकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो उनको करना ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ तो आजादी के पहले जब हमारी जो हालात थी हमारे देश की, और आजादी मिलने के बाद उसे अपने फायदे के लिए उससे अलग अलग कर दिया गया। और आज ठीक जो मैंने आपको अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बात कही थी कि आंशिक रूप से हिंदू की जो बात कही थी वो उसी का परिणाम था जो 2014 के बाद जब देश में हिंदुत्व की जब विचारधारा आई तब जाकर सबको ये याद आया, ये स्मरण हुआ, ये भौतिक ज्ञान आया कि हम भी हिंदू हैं और हमें हिंदुत्व के लिए भी कुछ करना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जहाँ झूठ फैलाया गया। आज मैं बोल रहा हूँ, आज अगर आप देखेंगे चाहे वो प्रियंका गांधी हो वो जाकर पाठ करती है, चाहे वो ममता बनर्जी जो हो वो अपना गुट बनाकर चड्डी पाठ करती है, जो केजरीवाल जी जो टोपी पहनकर कभी इफ्तार पार्टी दिया करते थे आज वो हनुमान भोपाल के मस्जिद में याद है। एक सेकंड मैं आ रही हूँ आकाश जी, मैं आ रही हूँ। ये कंफ्यूजन है, पता है राहुल आनंद जी, 2014 के बाद से हुआ यूं कि हिंदुत्व का ना राजनीतिकरण होना शुरू हो चुका है। एक सेकंड आकाश जी, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए। राहुल आनंद जी, 2014 के बाद से हिंदुत्व का ना राजनीतिकरण शुरू हो गया है। पहले लोग हिंदुत्व रखते थे, पहले लोग पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसके जरिए हम वोट बैंक भी साध सकते हैं। अब आप लोगों ने कुछ इस तरह का माहौल बना दिया है कि सभी को बताना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं। वीडियो बनवाओ तो वोट मिलेगा। आकाश जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैडम मुझे भी समय दीजिए, मुझे समय नहीं दिया थी, लेकिन आपको आवाज नहीं मिल रही थी। बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं तुरंत आपको। तो मुझे ज्यादा समय दीजिए फिर आप। जी बिल्कुल सर, बताएं राहुल जी। देखिए, जो कभी ये कहा करते थे कि राम है ही नहीं, आज उनको जाकर स्मरण करते और वहां जाकर पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए जो ये कार्य किया गया था और वही चीज जो हम पे जो लांछन लगाते थे कि ये केवल मैनिफेस्टो में कहते हैं कि ये मंदिर बनाएंगे लेकिन बना नहीं सकते हैं। हमने बनाया, हमने वो 80% लोगों को जागरूक किया, हमने उनको बताया कि हिंदुत्व क्या चीज होती है और आपको इन्हीं सब चीजों से ये आपने निर्णय दिया है। रंजन गोगोई को सांसद बनाने के बाद क्या उनको लालच दिया था कि सांसद बना देंगे, मंदिर के फेवर में डिसीजन दीजिए? क्या किया था आपने? ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में करती है और अखिलेश यादव जी जाकर स्वयं जो खुद राम की आस्था पे प्रश्न उठाते थे वो जाकर वहाँ पूजा करने का और फिर मंदिर में चोरी करते हैं। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की, ये लोग ग्रामीण परिषद से पहले का 1400 करोड़ रुपए का हिसाब दे दिया है। केजरीवाल जी हनुमान आता हूँ जो लोक आस्था का चोरी करते हैं आप लोग। राहुल जी एक बार आकाश जी को बोलने दीजिए, मैं फिर लौट रही हूँ आपके पास। बताइए आकाश जी, आप ही रख लीजिए अपनी बात। देखिए मैडम, मेरी बात नहीं, आप ही रख लीजिए। नहीं मैडम, देखिए मेरे को आप उनकी बात सुन तो पा नहीं रहे सर, इसलिए मैं कह रही हूँ। और मेरा एक सवाल था, वो शायद उस समय आपका फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं पूछ रही थी कि बीजेपी ने ना एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में ये लिखा हुआ है उस पत्र में कि आपको 2914 करोड़ रुपए जारी किए गए केंद्र सरकार की तरफ से यमुना की सफाई के लिए। जी मैं बताता हूँ आपको। जी मैम, इन लोगों ने पूरे देश को कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए जारी किए थे। पैसा कहाँ गया आप बताइए? ये तो देश के नाम किया था ना इन्होंने। वो पैसा कहाँ गया, किसको किसको मिला? पहला तो जवाब मुझे इसका चाहिए। दूसरी बात मैडम, मैं बड़ी सीरियसली कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी IITN है, उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थे, उसके बाद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में तो इन्होंने टाटा कंपनी ज्वाइन करी थी और जब शाम को समय मिलता था तो 2 घंटे गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते थे। और उसके बाद इन्होंने मदर टेरेसा जो ऐसे लोगों के इलाज में शामिल थी
जहां जिस वार्ड में घुसने से आदमी डरता था, जहां बदबू आती थी, जहां तरह तरह के रोग होते थे, अरविंद केजरीवाल जी मदर टेरेसा के साथ काम करते थे मैडम उस समय, और इनको 2006 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। आप समझ लीजिए। अब कोई बता दे इनका नेता कितना पढ़ा लिखा है, जो वीडियो में आके कहता है कि मैं हाई स्कूल पास हूं, आदमी देश चला रहा है। खैर छोड़िए उसको, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं दिल्ली की बात पर आना चाहता हूं। मैडम, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई कोरोना फैल रहा है, अभी आपने देखा किस तरीके से मौत हुए, किस तरीके से लोगों ने अपने को, परिजनों को खोया है, तो अगर हम क्यों खतरा लें उस बात का। और अभी आपके विशेषज्ञ ने भी बताया कि यमुना में कई प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत जल्दी साफ नहीं हो सकती हैं। आप कह रही फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री नहीं बंद हो सकती मैम, उसका कुछ ना कुछ रीजन ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा समय लगता है। अभी हमने शिक्षा पे कितना अच्छा काम किया, अभी हमने चिकित्सा, आपको पता है दिल्ली में कोई भी डॉक्टर 500 रुपए से कम कंसल्टेशन नहीं लेता। आप चाहे सर्दी जुकाम दिखाने जाओ, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है जहां आदमी महीने में 3 बार जा सकता है और उसको सिर्फ कंसल्टेशन नहीं, उसको दवा भी फ्री मिल रही है। लेकिन इन लोगों ने, अच्छा ये लोग क्या करते हैं आपको पता है, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो गई, उसका जिक्र नहीं करते हैं। वीएचपी ने 1400 करोड़ का घोटाला किया, उसका जिक्र नहीं करते हैं। अरे ये छोड़िए, उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर धंधा हुआ, सीएजी ने कहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, कि कुंभ मेले में घोटाला हुआ। मैडम, उसका भी जवाब नहीं देते ये लोग धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कोई स्वस्थ रहे, इनको अपनी राजनीति करनी है। हिंदू मुसलमान, गोबर गौमूत्र, शमशान कब्रिस्तान, इसी के नाम पर हमको अपनी राजनीति दूसरे लेवल पे ले जानी है, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जननीति करने आए हैं और करते रहेंगे। भले ही वोट मिले या ना मिले, लेकिन हम जनता के साथ जो अच्छा होगा वही निर्णय लेंगे और वही करेंगे। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी वही कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। अब अनपढ़ आदमी अगर हाई स्कूल पढ़े लिखे की परिभाषा जो आप मुझे बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मिश्रा जी, पढ़े लिखे की बात जो आप कह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इतना पढ़े लिखे हैं दिल्ली के सीएम। 2015 में वो सेम डायलॉग देते हैं, 2019 में भी वो सेम डायलॉग देते हैं यमुना को लेकर। उसके बाद भी आप चाह रहे हैं कि अभी और समय मिल जाए, तो कितना समय? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि और कितना समय चाहिए? 2015 से लेकर 2021 चल रहा है, इसके अलावा आपको कितना समय चाहिए? ये जवाब मैं आपसे लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, आप जल्दी से अपना जवाब रख दीजिए, उसके बाद मैं रुक कर लूंगी मिश्रा जी का। तो देखिए, मिश्रा जी ने एक बात कही कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री इस प्रकार का बेवकूफियत की हद कैसे पार करते हैं कि जब वो कृषि कानून जब आता है तो उसका एक बार समर्थन देते हैं। मैं आ रहा हूँ कोरोना फैलेगा, लोग मरेंगे, कौन जिम्मेदार होगा? बीजेपी तो अपना मुख्यमंत्री साथ मुझे बोलने दीजिए। देखिए, यही एक आप मुझसे सीनियर पर्सन है, मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ये एक अच्छा और एक शिष्टाचार वातावरण में एक अच्छे डिबेट को महत्व देता है। और दूसरी बात, ये आपके मुख्यमंत्री, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपके मुख्यमंत्री जब ऑक्सीजन मांगते हैं तो 700 मैट्रिक टन का ऑक्सीजन मांगते हैं, ठीक उसके बाद थोड़ी देर बाद एक ट्वीट आती है जिसमें 900 मैट्रिक टन मांगी जाती है। ये कैसे मुख्यमंत्री है? ये कितने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं? ये बार बार जब कटाक्ष करते हैं, ये माफी मांगने वाले मुख्यमंत्री है। आप ये कहिए, होता है पढ़े लिखे से, लेकिन आप लोगों ने नहीं चलाया जाता है, राज चलाने के लिए तजुर्बा होनी चाहिए। क्योंकि आपके अमित शाह ने चिल्लाया दिल्ली की जनता ने कहा गली गली पहुंचे बातें, तभी चुनाव नहीं जीत पाए। अब आप लोगों को ये लगता है कि दिल्ली को कैसे जीता जाए, तो आप सारे जतन कर लेंगे। और मनोज तिवारी वो तो बेचारे किसी लायक नहीं रहे। तो आपको समझना होगा भाई साहब, बोलिए, दिल्ली में पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है जो आप लोगों के रणनीति में फंसने वाला नहीं है। वो दिल्ली की जनता का भला करेगा, वो दिल्ली के लिए काम करेगा। मैं दोनों से पूछना चाहती हूँ कि यमुना की सफाई कौन करेगा? यमुना की सफाई कैसे होगी, इसका जवाब दे दीजिए। कोविड में किसने क्या किया, अब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि मुद्दा ये है ही नहीं। अब या तो आप बता दीजिए आनंद साहब की यमुना की सफाई कैसे होगी? ये कहना चाहता हूँ कि जब बहुत साल पहले बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, तो यमुना की कितनी सफाई हुई थी और यमुना कितनी साफ थी? आप हमको बताइए। उन्हीं को बोलने दीजिए या तो मुझे बात करने दीजिए, उनको समझाइए
कि जब मेरा टर्न अप आता है तो मुझे बोलने दे, वो खामोश रहें, तभी पता चलेगा। वो आज अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे है, तो आप गलत बात यमुना को बोलिए साफ ना। करने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। आप आस्था लेकिन के नाम करना पे लोगों पड़ेगा। की जान से जब खिलवाड़ दूसरे नहीं की कर बातें आती है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए मिश्रा जी, थोड़ा आप सब्र कीजिए, जब आपका टर्न आएगा तो आप बोला कीजिए, आपको पूरा वक्त मिलेगा। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन है, आप उस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की बात करते हैं आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, और आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता सामने देख रही है, जनता सब समझ रही जनता है। देख रही है कि कौन जनता बोलने अभी नहीं दे कल रहा झेल है चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, जनता ने देखा मैं हिंदुओं को दमन किया गया, दिलाता हूँ, तब आप हिंदुत्व अपनी गायब हो गया नैतिक था। जिम्मेदारी से लिखित में दीजिए कि हिंदुओं को यमुना आपसे नदी में साफ बहा दिया करेगी। गया, हम तब हिंदुत्व कल गायब हो यमुना गया के था। लिए करेंगे कि यमुना को कैसे जनता साफ ने सब करना कुछ है। देखा। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी अगर नहीं ले सकते हैं तो आप अपने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को कहिए कि एक लेटर ड्राफ्ट करके दे केंद्र सरकार को, और हम नैतिक जिम्मेदारी से उस यमुना को साफ करने का प्रण करते हैं और हम करेंगे। हमने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था, राहुल आनंद जी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था, थोड़ा समझ लेते हैं कि नमामि गंगे का कितना असर देखने को मिला है। पर्यावरणविद लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं नीतीश प्रियदर्शी। नीतीश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसका असर आप कितना देख पा रहे हैं? गंगा की कितनी सफाई हो गई है, कितने हालात सुधर गए हैं गंगा के? देखिए, अगर गंगा एक्शन प्लान फेज 1 फेज 2 अगर हम बात करें नमामि गंगे के पहले, तो उस वक्त पटना की स्थिति से लेकर साहेबगंज की स्थिति, उधर से आपका यूपी का स्थिति, गंगा की स्थिति वही थी। जब तक हम इसके आज भी नमामि गंगे में मान लीजिए कि आप बनारस को साफ किए, उसके डाउन स्ट्रीम को साफ किए, लेकिन उसके आगे की स्थिति क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि गंगा को आप एक छोटे शहर से बांध के नहीं रख सकते हैं। उसको हम गोमुख से लेकर आप गंगा सागर तक जाना है, तो इतने बड़े स्ट्रेच में गंगा की स्थिति को पूरी तरह साफ करना एक बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क है। ये इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है, इसकी हमको समझना होगा कि गंगा प्रदूषित क्यों हो रही है, यमुना क्यों हो रही है। और इसका सबसे बड़ा, क्योंकि हमारे एक सज्जन ने कहा भी कि मूर्ति विसर्जन, देखिए मूर्ति विसर्जन तो साल में 5-6 बार होता है। उसमें मट्टी होती है, थोड़ा रंग होता है, वो बाकी निकल जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज की जो केमिकल्स जो निकल रहे हैं, हेवी मेटल्स वगैरह, वो लगातार नदी में आ रहे हैं, चाहे वो चमड़ा उद्योग हो, चाहे बैटरी का उद्योग हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो कहीं न कहीं सब नदी में आ रहा है। तो गंगा का भी जब तक हम उसके जड़ पे नहीं जाएंगे, ये साफ करना बहुत मुश्किल है और ये बहुत हरकुलियन टास्क है। जब तक इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है रिवर की, हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करके लोगों को बताना भी होगा कि आज गंगा की स्थिति क्या है, ये बताना होगा लोगों को। ऐसा समझा जाए नीतीश जी की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, बस फोटो सेशन हो रहा है? बिल्कुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखिए, हम लोग एज ए साइंटिस्ट हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं किसी चीज की, साल में 2 बार करते हैं। तो बरसात के पहले और बरसात के आगे क्या स्थिति है नदियों की, तालाबों की क्या स्थिति है, ये होना बहुत जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि किस वक्त ज्यादा पोल्यूशन होता है, किस प्रहर ज्यादा पोल्यूशन होता है, किस वक्त कम होता है पोल्यूशन। जब तक हम साइंटिफिक वे में नहीं चलेंगे ना, नदी को समझ पाना, नदी के प्रदूषण को फ्री कर पाना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये पूरी रिसर्च की इसमें लगेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि सबसे बड़ा जो सोर्स पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं पोल्यूशन का, वो कहाँ है किसी भी नदी का, हमको वहाँ कंट्रोल करना होगा, तभी हम नदी को हम साफ कर पाएंगे। जी चलिए आकाश जी, मैं ब्रेक पर जाने से पहले भी आपसे सवाल कर रही थी कि और कितना समय 2015 से लेकर 2021 का ये समय वो वेस्ट हो चुका है। और मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक तो मुझे ये बताइए कि और कितना समय, और दूसरा आप कोविड का बार बार रीजन दे रहे हैं, आपका कंसर्न बहुत ठीक है, लेकिन क्या ये जो कोविड का रीजन है वो आप हर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि पूरी तरीके से आपको समझना होगा इस बात को। अच्छा, यानी कि अगर घाट पे हम पूजा के लिए जा रहे हैं तो हम कोविड इफेक्टेड हो सकते हैं, ऐसा? मैडम, अगर एक इफेक्टेड है, पानी में गया तो अर्घ देने के लिए हमको पानी में जाना पड़ता है। और एक बात और बता दूं आपको, इसके अलावा कई जगह कहा गया, जैसे लखनऊ में मैं हूँ, ठीक है, तो यहाँ कई जगह घाट बनाए जाते हैं, छोटे छोटे रोड के किनारे जहाँ जगह होती है उसमें पानी भरा जाता है, क्योंकि मन चंगा तो कठौर चंगा। लेकिन इन लोगों को राजनीति करनी है, ये विषय राजनीति का नहीं है मैम। ये हमारा छठ पूजा जो हमारी पूजा है, ये बहुत पुरानी पूजा है, हमारे पुराणों में इसकी जो विस्तृत विवरण दिया गया है, आपको समझना होगा। तो आज दिक्कत ये है कि हम किसी महामारी में नहीं फंसना चाहते, ना फंसाना चाहते दिल्ली वालों को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
नहीं सर, मैं वही तो नहीं समझ पा रही हूँ। आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है मिश्रा जी, आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोविड तो ऐसी स्प्रेड वाली बीमारी है ना, वो तो टच होने से भी हो जाती है। अब आप वहां तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं उत्तराखंड में, आज तो भारी भीड़ आपकी तिरंगा यात्रा में उमड़ पड़ी थी, उसमें कोविड का डर नहीं है हमें, उसमें आपको पता है कि सब लोग वैक्सीनेटेड और ऐसे लोग आए हैं जिनको कोविड नहीं है। मैम आप पता कर लीजिएगा, कोरोना में अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड है 2 मिनट का समय वाटर बॉर्न डिजीजेस व्हिच इज सो कॉल्ड इज इन्फेक्टेड फॉर मोस्ट एज कंपेयर टू एयरबोर्न, तो उससे ज्यादा तेज इन्फेक्टेड होगा। और बाकी आप ये बताइए भीड़ कौन नहीं इकट्ठा कर रहा? हमने आपको पहले भी कहा था, मोदी जी ने तो मार्च में 12,000 केस हिंदुस्तान में थे, अप्रैल में वो जो है ममता जी के यमुना की सफाई को आप कोरोना से कैसे जोड़ रहे हैं? मैं वही तो समझना चाहती हूँ कि यमुना की सफाई को कोरोना से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कैसे जोड़ रही है? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल आनंद जी का एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं मिश्रा जी आपका रुख करूंगी, और मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, उसके बाद मैं आपका तुरंत ही रुख कर लूंगी। बताएं राहुल आनंद जी। आनंद साहब आवाज मिल रही है आपको? राहुल आनंद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? राहुल आनंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बताइए मिश्रा जी, मैं पूछ रही थी आपसे कि यमुना की सफाई और कोविड को एक साथ कैसे जोड़कर देख रहे हैं आप? मैम आप पता करिए, देखिए ये थोड़ा सा साइंटिफिक है। पानी के थ्रू, ठीक है, अगर किसी को कोविड है और वहां पर लाखों आदमी इकट्ठा होगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग वहां काफी हैं। एक जगह इकट्ठा होगा, पानी में डुबकी लगाएगा, तो आपको नहीं लगता कोविड फैलेगा? अगर किसी एक को हुआ तो कितनी बड़ी त्रासदी से हम लोग गुजरे, तो थोड़े प्रिकॉशंस हमको नहीं लेने चाहिए। समझ गई, मैं पूछ रही हूँ कि यमुना की सफाई कैसे आप करेंगे? सर आपका पॉइंट मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गई। कैसे ज्यादा फैल जाएगा, तब मैंने आपको ये बात बताई थी जी। और कितना समय? मैं वही तो आपसे बार बार एक ही सवाल कर रही हूँ। मैम देखिए, दिल्ली सरकार लगातार जुटी हुई है, आप समझिए हर चीज को। दिल्ली सरकार बिजली के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाँ चिकित्सक, आप दिल्ली में कोई एक डॉक्टर बता दीजिए जो 500 रुपए से कम कंसल्टेशन फीस लेता हो। अब मोहल्ला क्लिनिक से कम लोगों को ये आराम हो गया कि उनका वो पैसा बच रहा है, 200 यूनिट बिजली बच रही है। मैम सारे काम होंगे, आप विश्वास करिए। एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को दिल्ली ने चुना है, और अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल। और इस बार तो इन लोगों ने जो इसको राजनीतिकरण का मुद्दा बना लिया है, और छठ पूजा पे तो अरविंद केजरीवाल जी भी पूजा करते हैं, हम लोग भी, क्योंकि हिंदू है, मुस्लिम नमाज पढ़ता है, उसको उस पे गर्व है, हमको अपने पे गर्व है, वो बातें अलग हैं। हम क्यों धर्म को राजनीति से मिलाते हैं? अगर राजनीति को मुद्दों पर रहने दें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन बीजेपी को चाहिए कि मुद्दों से हटकर धर्म पर ले आओ और लड़ाई करवा दो। हिंदू मुसलमान, गोबर गौमूत्र, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान। तो मैडम हम लोग उस तरीके की राजनीति ना पसंद करते हैं और ना करते हैं। अगर तो आप ये समझिए, इतनी जनसंख्या है यूपी के, बिहार के लोगों की, अगर हमको लोगों की चिंता ना होती तो हम कहते ठीक है भाई आप जाइए, यमुना में आइए, कहीं ना आइए, हमसे क्या मतलब, बीमार पड़ोगे, मरोगे, आप जो मर्जी करिए, लेकिन हमको चिंता है लोगों की। हम जानते हैं कि वहां से इन्फेक्शन फैल सकता है। यमुना की सफाई को लेकर था कि यमुना की सफाई कैसे होगी, और राहुल आनंद जी बार बार काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, एक बार उनका जवाब दे लेते हैं। बताएं राहुल आनंद जी। जी जी बिल्कुल। पल्लवी जी, मैं 2-3 बातों का प्रकाश करना चाहूंगा। जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठते हैं वो हमेशा इस बातों को कहते हैं कि बीजेपी पे सांप्रदायिकता का हर वक्त आरोप लगता है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आपके प्रवक्ता से कि 2014 से 2021 के बीच में और जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उसमें कहां कितना दंगा हो गया? अगर कहीं दंगा हुआ तो वो दिल्ली में हुआ, आपके लोगों ने किया, आपके कार्यकर्ता ने, आपके नेताओं ने किया ये दंगा को। आप सांप्रदायिकता का, जहां आप चुनाव करवाने चुनाव करवाने से पहले आप लोगों ने कितना बताइए, जब चुनाव हुआ 3 दिन बाद, तो उसके बाद दंगा हुआ से हमने पैसा वसूला है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। आपकी सर मानी चाहिए, इस प्रकार की बातें करते हैं।
कि ये आपको बात किया जाए कि आपकी समाज में रहने के लायक नहीं है। आज बनाया गया है, गृह मंत्री बनकर बैठा है, तो वो जहाँ जाएगा वहाँ दंगा होगा ही होगा। इस बात को भी समझना होगा। और आप लोगों को घर के अंदर क्या अलग अलग ना जाए, हम मुद्दे से ना भटके, बेहतर रहेगा। सांस्कृतिक हमारे तो वही दंगे करवाते हैं और जहाँ हारेंगे वहाँ दंगा करवाएंगे और जहाँ जीतेंगे वहाँ दंगा पार्टी जो है बैठ जाएंगे शासन सत्ता में, तो कहाँ से दंगा होगा? साम्प्रदायिकता आप फैलाते हो, आपने ही फैलाया। 4 साल 9 महीने बाद योगी जी उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं ना, तो हम क्या पूछते जब 3 महीने बचत क्या होंगे, जब लगा कि हम जा रहे हैं योगी जी बार बार हो रहा है तो कहराना पहुंच रहे हैं, मुझे पूरा दंगे की याद दिला रहे हैं, दूसरे दंगे की तैयारी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? कितने लोगों को अब तो बहुत बार हो चुके हैं, क्या मौसम को याद कर रही है आप लोगों को? ठीक है, बिल्कुल मुद्दे से भटक रहे हैं हम। दंगे का कोई मुद्दा ही नहीं था सर, मुद्दे से बिल्कुल भटक गए हैं। और क्या एजुकेशन, किसकी एजुकेशन? एक छोटा सा प्रदेश हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है। केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। एक छोटा सा प्रदेश हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो किसी के एजुकेशन पर हम क्या बखान कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दंगा 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 दंगे का कोई मुद्दा ही नहीं है सर। दिल्ली पुलिस किसके पास में है? आप कैसी बातें कर रही है? दिल्ली पुलिस किसके पास में है? एलजी कितनी रिपोर्ट लगाते हैं, क्या आपको नहीं पता है? आपने मेरी बात सुनी नहीं, आकाश जी का बिना सुने बोलने लगते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी बराबर रिस्पॉन्सिबल है। आप सुन तो लिया कीजिए पहले किसी की बात, सुनते हैं नहीं, बीच में बोलने लगते हैं। नीतीश जी जी सर, दोनों पक्षों की बात आप सुन रहे थे। अब सवाल बस इतना सा है कि आपके हिसाब से जिस गति से हम चल रहे हैं, हमारे देश में नदियां कब तक साफ हो पाएंगी, और अगर साफ नहीं होती हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या सौंप कर जाएंगे, वो भी बता दीजिए नीतीश जी। देखिए, जो अभी तक हमने डिस्कशन और बहस सुना है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नतीजा कुछ निकलने वाला आने वाले समय में, क्योंकि बहुत अफसोस है कि बात कहीं का कहीं निकल जाता है। सवाल नदी से उठ के कहाँ पहुंच गई। तो नदी का जहां तक सवाल है, नदी पर अगर हम कंसंट्रेट, जब नदी ही नहीं रहेगी तो मानव सभ्यता कहाँ रहेगी? तो सब खत्म हो जाएगी, सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो नदी को रहना काफी जरूरी है, स्वच्छ नदी को रहना काफी जरूरी है। आपके शहर के तापमान को बना के रखता है, शहर को पानी देता है, बारिश देता है। कितना बड़ी काम करती हैं हमारी नदियां, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। सिर्फ जब पोल्यूट होता है तब उस पर हम ध्यान देते हैं और राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि नदी को बचाना का समय आ गया है। अगर नदी को अगर नहीं बचाए तो पृथ्वी, आपको मैं कह देता हूँ, अगर जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि पृथ्वी 5 महाविनाश कर चुकी है, हम 6ठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ, धरती को हम लोग बचाने की बात करते हैं, आप धरती को भूल जाओ। धरती 4.5 बिलियन ईयर से उसी अंतरिक्ष में है। हम अपने को बचा लें, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। किसी दिन सुनिएगा, धीरे धीरे मनुष्य प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे कमजोर प्रजाति है धरती पर और अपने को सबसे ज्यादा बाहुबली मानती है। मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि नदी, हवा, खेत, खलिहान, पहाड़ अगर हम नहीं बचाएंगे, हम धरती हमको यहाँ से खत्म कर देगी। बिल्कुल, पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। ये राजनीति से ऊपर उठकर पर्यावरण को बचाने के लिए हर किसी को एक समान होना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो यमुना की सफाई को लेकर इस समय रार छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस समय आमने सामने है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल को और कितने समय का जो है वक्त चाहिए और कितने सालों का वक्त चाहिए यमुना की सफाई करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।